आज हम लोग साहित्य सागर में संकलित हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी संदेह का तीसरा व अंतिम भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ आरंभ करने के पूर्व हम लोग प्रथम और द्वितीय भाग का सारांश पढ़ लेते हैं। राम निहाल कहीं जाने के लिए अपना सामान बांध रहा है। उसके हाथ में कागजों का एक बंडल है। वह उसे खोलकर देखना चाहता है, पर स्वयं को रोक लेता है। परंतु इसके बाद वो एक लिफाफे में रखे चित्र को देखने से स्वयं को नहीं रोक पाता। चित्र देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी किशोरी श्यामा को बुला लाती है, जो राम निहाल से उसके रोने का कारण पूछती है। राम निहाल श्यामा को अपने जीवन के संबंध में बताते हुए कहता है कि किस प्रकार वह बचपन से गृहहीन था और अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते हुए किस प्रकार श्यामा के घर आ पहुंचा। साथ ही वह श्यामा को यह भी बताता है कि किस प्रकार वह ब्रज किशोर के कहने पर मोहन बाबू और मनोरमा के साथ नौका विहार के लिए जाता है और उस नौका विहार के समय जहां एक ओर वह मनोरमा की सुंदरता से प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर मोहन बाबू के दार्शनिक विचारों से भी अवगत होता है। मनोरमा व मोहन बाबू के मध्य होने वाले वार्तालाप से उसे यह ज्ञात होता है कि मोहन बाबू को लगता है कि संसार में सभी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। यहाँ तक कि वे संदेह की भावना से ग्रसित होकर अपनी पत्नी मनोरमा पर भी यही आरोप लगाते हैं कि मनोरमा ने भी कभी उन्हें अकपट प्यार नहीं किया। जिसे सुनकर मनोरमा मोहन बाबू से अपने लिए जहर मंगाने की बात करती है। अब आगे। मनोरमा जब मोहन बाबू से अपने लिए जहर मांगती है, तब मोहन बाबू विचलित हो जाते हैं और जैसे ही जरा संभलते हैं, ठीक होते हैं, बड़ी कोमलता से मनोरमा से कहते हैं, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बात न कहनी चाहिए थी। यह मेरा अपराध है। मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वे मनोरमा से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। मनोरमा अपना पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में उब चुब रमड़ी, जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो उठी। बच्चों, संकोच में उब चुब रमड़ी का अर्थ है संकोच के कारण आशा व निराशा में उलझी हुई सुंदर स्त्री। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। अर्थात ऐसा लग रहा था कि गंगा की लहरों पर नाव फिसल रही हो। नक्षत्र बिखर रहे थे, अर्थात तारे आकाश में चमक रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री। बच्चों, दुर्वह अर्थात जिसे सहन या बर्दाश्त करना अत्यधिक कठिन हो, असहनीय हो। संदेह भार अर्थात किसी के द्वारा संदेह किए जाने पर अनुभव होने वाला बोझ या भार, जिसे सहन करना कठिन हो। पीड़ित स्त्री जब कहती थी, आप देखते हैं ना, तब मानो वह मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो। मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, आप विपत्ति में मेरी सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। मनोरमा की बात सुनकर राम निहाल
आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि वह आज पहली बार मनोरमा से मिला था और वे एक दूसरे के लिए अपरिचित थे और मनोरमा उससे सहायता मांग रही है। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वह चुप हो गया था। बच्चों, गहरी दृष्टि अर्थात राम निहाल को समझने का प्रयास करते हुए श्यामा ने पूछा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और भी है कुछ। तो वही कहो ना, श्यामा ने कहा। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत में पागल मान लिए जाएं और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। अतः उनकी संपत्ति के मालिक वे ही होंगे, क्योंकि वे ही मोहनलाल के उत्तराधिकारी हैं। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन बाबू अपने संदेह के कारण पूरे पागल बन गए हैं। संदेह ने उनके मन और मस्तिष्क को इस तरह प्रभावित कर दिया है कि वह स्वयं पे अपना ही नियंत्रण खो चुके थे। इसके बाद राम निहाल श्यामा से पूछता है, तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो, यह मनोरमा का है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है? ठीक ही है, मुझे भी संदेह हो रहा है कि मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? छी राम निहाल, यह तुम क्या सोच रहे हो? देखो तो हाथ में कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही? कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से वह चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे, यह तो मेरा चित्र है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए अर्थात प्रसन्न रहने के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। राम निहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो। बच्चों, हतबुद्धि अपराधी अर्थात कुछ सोच न समझने, न कुछ सोचने और न कुछ समझने की स्थिति में होने वाला। हतबुद्धि अपराधी अर्थात राम निहाल को ऐसा अनुभव हो रहा था कि वह एक ऐसा अपराधी है जो कुछ सोचने और समझने की स्थिति में नहीं था। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री मनोरमा तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है। जाओ, उसकी सहायता करके लौट आओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुम्हें मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। श्यामा के अनुसार राम निहाल अभी परिपक्व बुद्धि का नहीं है, अर्थात वह अभी मैच्योर नहीं है। उसे अभी श्यामा के संरक्षण की आवश्यकता है। श्यामा राम निहाल से कहती है, उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। इस प्रकार श्यामा बहुत कुशलतापूर्वक राम निहाल के मन के संदेह को दूर करती है। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने के लिए चला गया। बच्चों